हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपका स्कोर टॉप 30 में से 15 प्लस स्कोर लाते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 15 से स्कोर कम लाते हो तो आप लोग के लिए बेहतरीन सब कुछ नोट्स दिया जा रहा है जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मतभेद निम्नलिखित हो सकते हैं: क्षमता, गैर क्षमता, गैर हित या ऑप्शन डी है योग्यता की कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्षमता। समाज में मतभेद हमेशा रहते हैं, जन्मजात से, अपनाया गया है या पर्यावरण से, या ऑप्शन डी है अपनाया और प्राकृतिक दोनों। तो आपको पता होगा कि जो समाज में भेदभाव आपको देखने को मिलते हैं वो आपके अपनाते भी हैं और आपके कुछ नेचुरल होते हैं जो हर किसी के अंदर आपको मतभेद देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में किसने समाज को स्वयं में संघ के रूप में परिभाषित किया। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है और ये मैक्सिमम चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सके। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गिडिंग्स। अगला क्वेश्चन, समाज की उत्पत्ति के बारे में बल सिद्धांत एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि पहला ऑप्शन है एक ऐतिहासिक रूप में सही नहीं है, राज्य भगवान द्वारा दिया गया था, ये लोगों के मन में उत्साह पैदा करता है, या ऑप्शन डी अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि राज्य परिवारों का विस्तार है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एक ऐतिहासिक रूप में ये सही नहीं है। क्वेश्चन 5 है, डैश के अनुसार स्वयं और समाज समान नहीं है। कूली के अनुसार, मीड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉइड, या ऑप्शन डी है मार्क्स। तो याद रखिएगा, जो आपके सिगमंड फ्रॉइड थे उनके अनुसार स्वयं और समाज दोनों इक्वल नहीं माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजवाद एक डैश प्रक्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन है सिद्धांत, सदाचार, जैविक विशेषता, या ऑप्शन डी प्रकृति की स्थिति। तो समाजवाद एक सिद्धांत प्रक्रिया नहीं है, इसे याद रखिएगा। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, समाज में मतभेद किसके कारण बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है समाजीकरण, गैर विशेषता, गैर समाजीकरण, या ऑप्शन डी अलगाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज की उत्पत्ति के बारे में बल सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि समाज ईश्वर द्वारा दिया गया था। बल ने समाज को अस्तित्व में लाया, बल की समाज के उद्भव से कोई लेना देना नहीं है, या ऑप्शन डी समाज के आने से बल की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल ने समाज को अस्तित्व में लाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में परिवार संस्था की प्रवृत्ति क्या है। पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पितृसात्मक परिवार, या ऑप्शन डी है मातृसमात्मक परिवार। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में पिछले बार जो मैंने शायद कल मैंने आपको स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था उसमें आपके फैमिली एंड रिलेशन से मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा चुका हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप जाकर स्टेट का प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो सोशोलॉजी का। उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको ऑलरेडी कंप्लीट कराया हूँ, उसको आप देख सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एकल परिवार।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि आजकल भारत में व्यवहार शास्त्र कमज़ोर होती जा रही है, क्यों? आपने देखा होगा जो व्यवहार शास्त्र है, आजकल भारत में वो काफ़ी कमज़ोर होते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये बताना है। हमारे धार्मिक नेता जो है कठोर होते जा रहे हैं, या ऑप्शन बी महिलाएँ आर्थिक रूप से बिक्री के लिए पर्याप्त बन रही हैं, कम संख्या में लोग शादी करना पसंद कर रहे हैं, या ऑप्शन डी लोग छोटे आकार के परिवार को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आजकल की जो महिलाएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आर्थिक रूप से अपने आप को काफ़ी स्टेबल रख रही हैं। एक मुख्य रीज़न माना जा सकता है शादी में ज़्यादा कमज़ोर होने का। जब आप 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता है, तो मतभेद होना शुरू हो जाता है। पहले के टाइम पे था कि कोई एक मतलब जो मेल था, वो पहले कमाता था और लेडीज़ थोड़ा खाती-पीती थी, ऐसे जो भी मज़े मौज-मस्ती जो भी बोलो। लेकिन आजकल जो लेडीज़ हैं, आजकल फाइनेंशियल स्टेबल जब हो जाती हैं, शायद कहीं न कहीं उनके अंदर ईगो हो जाता हो, शायद ऐसा देखा जाता है, मैक्सिमम ऐसे केस आए हुए हैं। जब फीमेल जब स्टेबल होती हैं, तो शायद हर चीज़ वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। ऐसे केसेज़ में जो आपको शादीशुदा जो लोग हैं, उनके अंदर ऐसे केसेज़ ज़्यादा देखने को मिली है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में कौन समुदाय की श्रेणी में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली में केरलवासी, ट्रेड यूनियन आंदोलन, अमेरिकी मूल के लोग, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा कि जो आपका दिल्ली में केरलवासी हैं, वो समुदाय की श्रेणी में काउंट नहीं किए जाते हैं। संस्थागत संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसकी कार्यप्रणाली की संहिताबद्ध करने का नियम, इसके कामकाज के बाद संहिताबद्ध नियम नहीं है, या ऑप्शन सी ऐसे प्रतीक जो रिश्ते के संश्लेषित करते हैं, या ऑप्शन डी ये दूसरों के साथ बंधा हुआ है। इसका जल्दी से राइट आंसर बताओ, इसका क्या होगा? क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योग एक संस्था की संस्थागत संरचना है जो संभवतः एक राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, या ऑप्शन डी सामाजिक है। तो याद रखिएगा जो आपका उद्योग है एक आर्थिक माना जाता है, जिससे उद्योग जो होता है उससे फाइनेंशियल पैसे आते हैं, तो उसको हम आर्थिक के अंदर काउंट करेंगे। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो चुने जो किसी संस्थान के बारे में सत्य नहीं है। मतलब ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जो आपको संस्थान के बारे में स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है यह सीमा शुल्क और रीति रिवाजों से कम चिंतित है। ऑप्शन बी सीमा शुल्क और रीति रिवाज इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी ये लोगों को प्राथमिक जरूरतों को पूरा करता है, या ऑप्शन डी ये काफ़ी ज़्यादा स्थिर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है इसे कुछ सुस्थापित नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी ताकत नियमों के पालन पर आधारित है, ये समाज के साथ बढ़ते हैं, या ऑप्शन डी इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किसने संस्था को यह कहकर परिभाषित किया है कि संस्था एक विशिष्ट तरीके से कुछ विशिष्ट हितों का पालन करने वाला निश्चित संगठन है? आपको मैंने कल बताया था जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा था, उसमें आपने देखा होगा स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके पूछे गए थे समाजशास्त्र में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी स्टेटमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि जो ये फेमस स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है मैक्लवर, ओपगम, गिन्सबर्ग, या ऑप्शन डी है इएरास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो, जिससे हमें और ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करना पड़े, आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए ला पाए। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे एक लाइक से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसने कहा कि एक सामाजिक संस्था संस्कृति पैटर्न का एक कार्यात्मक विन्यास है? फिर से एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था। किम्बॉल योंग, मैकलवर्ग, गिन्सबर्ग या ऑप्शन डी है गिलेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा संस्थापित संगठित मानवीय समूह का समूह है, ये कथन किसका है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सी एच कोहली, ई ओरोस, किंग्सले डेविस या ऑप्शन डी है सैरिफ और सैरिफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक समूह बनाता है? पहला ऑप्शन है सब्जी विक्रेता एक दूसरे के पीछे एक गली में चल रहे हैं, प्रदर्शन में लगे एक सर्कस कंपनी का सदस्य, स्कूल बंद बाद बच्चे स्कूल से बाहर भागते हुए, या ऑप्शन डी असफल साझेदारी। तो याद रखिएगा, जो एक सर्कस जो चलाता है, जो एक कंपनी जो चलाता है, उसका जो मेन ओनर होता है, जो कंपनी का जो सदस्य होते हैं, वो एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे बेटर एक ऑप्शन एग्जाम्पल होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह इंगित करें? फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। आपको इनमें 4 ऑप्शन में एक समूह को चुनना है, जो आपको समूह को डिनोट करता हो। तो पहला ऑप्शन है बार एसोसिएशन ने कुछ सदस्य अपने एसोसिएशन से संबंधित मामलों पे चर्चा कर रहे हैं। जो आपका बियर बार होता है, उसका जो एसोसिएशन है, वो अपने कुछ सदस्यों के साथ उसके संबंधित मामलों में चर्चा कर रहा है। कुछ शल्य चिकित्सा को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन सी है ट्रेड यूनियन का एक कार्यकारी निकाय, या ऑप्शन डी एक घोड़ा आदमी, एक साइकिल चालक और सड़क पर जा रहा एक पैदल यात्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक लघु व्यापार संघ का सदस्य कौन है? एक सामाजिक समूह, एक सहयोगी समूह, एक सांख्यिकी समूह, या ऑप्शन डी है एक प्राथमिक समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सहयोगी समूह। निम्नलिखित में कौन-सा सामाजिक समूह का विशेषता नहीं है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके सदस्य लोगों को एक आकस्मिक संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जॉर्ज सिमेल द्वारा समूह को मोनाड, डायड, ट्रायड आदि के स्वरूप में वर्गीकृत करना किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शारीरिक निकटता, सदस्य की प्रकृति, सामाजिक संबंध, या ऑप्शन डी आकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसने काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा पेश की? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2023 में सवाल पूछा गया था कि कौन काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा पेश किया था। तो पहला ऑप्शन है नैकंगी, मैटन, किरनबर्ग, या ऑप्शन डी है हाइमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लिनबर्ग। निम्नलिखित में किसने भारत में संस्कृतिकरण प्रक्रिया को समझने के संदर्भ में समूह सिद्धांत को लागू किया? पहला ऑप्शन है डैमले, पोल लुइस, मैरियट, या ऑप्शन डी है श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, श्रीनिवास और बेटेले। निम्नलिखित में प्राथमिक समूह को चिन्हित करें। आपको बताना है कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है, उसको आपको चुनना है कि प्राइमरी ग्रुप में किसे हम ट्रेड करते हैं। पहला ऑप्शन है एक ट्रेड यूनियन सदस्य, परिवार, इतिहास का छात्र, या ऑप्शन डी है सामाजिक कार्यकर्ता। तो याद रखिएगा, जो आपका समूह होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका परिवार आ जाता है, जहाँ पे आप जन्म लेते हो, जहाँ पे आपके फैमिली, अंकल, आंटी, पापा, मम्मी, भाई-बहन, ये सब आपको प्राइमरी में कंसीडर किया जाता है। सेकेंडरी में आपका रिलेशन, आपका स्कूल, आपका मीडिया, आपके दोस्त, ये सब आपके सेकेंडरी में आ जाता है। आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी ग्रुप के बारे में, तो प्राइमरी ग्रुप में आपके परिवार आएगा। निम्नलिखित में कौन-सा संदर्भ समूह है? इस
सवाल में आपको संदर्भ समूह के बारे में बताना है कि कौन-सा संदर्भ समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संदर्भ समूह में कॉलेज जाने वाले छात्र, परमाणु वैज्ञानिक, समुद्री इंजीनियर सब एक ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप को हम संदर्भ के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी समूह नहीं है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक दल, एक शहर, श्रमिक संघ या कक्षा कक्ष में छात्र। तो याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया सेकेंडरी ग्रुप नहीं है। आप ध्यान से देखना, नहीं को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो इसमें आपको सेकेंडरी ग्रुप नहीं है बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ समूह का गठन नहीं करता? पहला ऑप्शन है कैम्ब्रिज विद्वान, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न, सड़क किनारे अर्चिन या ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी समूह है? पहला ऑप्शन है मरीज की देखभाल करने वाली नर्सें, एक कारखाने में उत्पादन दस्ता की परिषद, एक पिकनिक समूह या ऑप्शन डी है सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहकारी समिति। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी वीडियो लाने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ़ आपको 151 में आपको मिल जाएगा, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है। साथ में आपको एनसीईआरटी जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम का बेस है, बिना एनसीईआरटी आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका बेस क्या है। तो आपको क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज़ आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ़ 151 में। कोई भी आप एक ले सकते हो। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको ₹50 का डिस्काउंट मिलता है। साथ में जितने भी अभी आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, वो सारे एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा साथ में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। आइडिया कौन दे सकता है? जो ऑलरेडी आपका स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई किया हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइड करूँगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्वालीफाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे हर सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक, आपकी नौकरी लगने तक डेली आपको ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।